एक्सप्लोर बहुत ज्यादा हम इसमें जल्दी जल्दी में कोई सूत्र हम नहीं पढ़ेंगे, बहुत आसानी से पढ़ेंगे। ये जो सम है, बैलेंस है, उसको मेंटेन रखें, राष्ट्रपति के रूप में है, तो ये सुप्रजा का ही कमाल है। तो बहुप्रजा मेरे हिसाब से कोई बहुत, इसका उद्देश्य ये है कि आपके अंदर जो चरक संहिता आपने पढ़ी है, जो क्लिनिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, तो थोड़ा सा उनको संहिता के प्रति, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के प्रति हम उनको एक प्रकार से उनके नॉलेज को रिब्रश और रिफ्रेश करें। इसी उद्देश्य से हमने ये रविवार को 8:30 बजे ये कक्षा रखी है। ऑनलाइन कक्षा है, कोई भी जुड़ सकता है। इसको आयुष दर्पण डिजिटल ऐप से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहले पिछले हम रिकैप करें तो हम पिछला हमने पहला अध्याय स्टार्ट किया था, जो अभ्याम्ल रसायन पाद है, रसायन चिकित्सा का। हमने बताया था कि इसमें जो ये हमारा जो पहला अध्याय है, मैं रिपीट कर देता हूँ क्योंकि कुछ लोग नए ज्वाइन हुए हैं, लेकिन मैं अनुरोध करता हूँ कि आप रविवार 8:30 बजे प्रति हर हफ्ते जरूर ज्वाइन करें। एक दिन आप अपने शास्त्र के लिए समय दें, उससे बहुत परिवर्तन आता है, देखेंगे आप। तो भगवान जो आत्रेय पुनर्वसु है और अग्निवेश का पूरा जो संवाद है वो चरक संहिता में आया है और चिकित्सा स्थान उसी की पूरी भूमिका है। तो अभ्याम्ल की रसायन पाद मैंने बताया था आपको कि 4 इसके पाद हैं, जिसमें पहला जो पाद है, पहला जो पार्ट है, जो डिवीजन किया गया है, वो अभ्याम्ल की रसायन पाद है। आप पिछले लेक्चर्स के वीडियोस देख लीजिएगा, उसमें ये रेफरेंसेस हमने कर लिए थे। क्योंकि अब हम उसी को रिपीट करेंगे तो फिर हमारा आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हम 2-3 सूत्र को हमेशा रेगुलरली हम उसको आगे उस पर चर्चा करेंगे। तो जिनका जो पिछला जो देखना चाहते हैं वो हमारे आयुष दर्पण के यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर और नवीन जोशी यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ तक हमने बताया था कि जो 5वां सूत्र है वो हमने कर दिया था, स्वस्थस्य ओजस्करम यत्तु तद वृश्यम तद रसायनम प्रायः प्रायेण रोगाणाम द्वितीयम प्रसमे मतम प्रायः शब्दों विशेषार्थो उभयम उभयार्थ कृता। देखिए, सूत्र का उच्चारण बहुत अच्छा होना चाहिए। अभी मैं करके आपको बता रहा हूँ, धीरे धीरे आप स्वयं भी इसका उच्चारण करेंगे और हम इन सूत्रों को चक्रपाणी की टीका के हिसाब से इसको एलैबोरेट भी करेंगे बीच बीच में। तो यहाँ पे स्वस्थ से ओजस्करम आया है, यानी कि जो औषधि हम देते हैं वो 2 प्रकार की बताई गई है। स्वस्थ से ओजस्करम, चक्रपाणी ने इस पे टीका करते हुए कहा है, चक्रपाणी कहते हैं कि स्वस्थ से ओजस्करम का अर्थ यह है कि जो स्वस्थ व्यक्ति, हमारा जो टारगेट है, प्रैक्टिशनर्स का जो टारगेट है, वो टारगेट दोनों ही प्रकार के व्यक्ति हैं। यदि यदि वो स्वस्थ हैं तो उनका भी ख्याल रखना है, और यदि रोगी हैं तो उनका भी ख्याल रखना है। तो कहते हैं कि जो स्वस्थ व्यक्ति में ओजस्कर भाव को बढ़ाए और जो हमारे पास रोगी आ रहा है उसके रोग की चिकित्सा करें, वैसे औषधियां, यानी कि ओज या प्रशस्त भाव को स्वस्थ व्यक्ति में बढ़ाए और रोगी व्यक्ति, यानी कि जो रोग आक्रांत है उसके रोग को शांत करे, ऐसी औषधियां जो हैं ये प्रायः कहा गया है तद वृश्यम तद रसायन, वो प्रायः वृक्ष हैं और वही रसायन। तो कहने का मतलब प्रायः यहाँ पे शब्द रखा है, आप गौर से देखिएगा, प्रायः प्रायण रोगाणा, यानी ऐसा नहीं कि सब चीज इससे ठीक हो जाएगा, प्रायः यह रोगों को शांत कर सकती है, मानी जाती है, ऐसा कहा गया। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके हर वर्ड्स पर अगर आप गौर करें। तो कहने का अर्थ यह है कि जो रसायन और वृक्ष औषधियां हैं, इनके बारे में कहते हैं कि ये दोनों ही प्रकार के, चाहे वो स्वस्थ व्यक्ति है चाहे वो रोगी है, उन दोनों में ही काम करती है। अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो उसमें ओजस्कर भाव, ओजस्कर भाव का अर्थ क्या है? ओजस्कर भाव का अर्थ ये दोनों ही सेंस में आता है कि व्यक्ति जो उसकी धातुएं हैं, समझ, जहां पे हमने सुश्रुत की एक रेफरेंस अगर हम देखें, समदोष समाग्नि समधातु मल क्रिया, ये जो सम है, बैलेंस है, उसको मेंटेन रखे। क्योंकि जब दुनिया में किसी भी व्यक्ति में ये बैलेंस रहना इतना आसान नहीं है, रखना इतना आसान नहीं है, तो उसको मेंटेन रखने वाले भावों को जो है वो उत्पन्न करे। और यदि कोई आर्तव या जो हमारे पास ऐसे लोग आ रहे हैं जो आतुर हैं, उनमें क्या करे, उनमें ये औषधि का काम करे। तो इसके अंतर्गत इसमें चक्रपाणी ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। चक्रपाणी कहते हैं कि भाई, हमने जैसे कि छतक क्षीण की चिकित्सा में उन्होंने बताया है
कि भाई किस प्रकार से हम इसका औषधि के रूप में रसायन औषधियों का प्रयोग करते हैं, किस प्रकार से हम वाजीकरण औषधियों का प्रयोग करते हैं। उन्होंने ये सब जो है इसके एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो इसीलिए प्रायः शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रायः, मीन्स लगभग, ये दोनों ही स्थितियों में कारगर होते हैं। हम लास्ट में ज्यादा लंबा सेशन नहीं रखते हैं, आधे घंटे का सेशन रखते हैं, और लास्ट में अगर आप चाहें तो आप अपने प्रश्न रख सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो पढ़ते हैं, संहिताओं पे जानकारी रखते हैं, चर्चा करते हैं, और उससे हमारा अपना जो है एक नॉलेज स्किल बढ़ता है। ये आप सब जानते होंगे, अभी शुरुआत के जो सूत्र हैं वो थोड़ा ऐसा लगेगा कि जाने हुए सूत्र हैं, इसमें क्या नया है, लेकिन हमने स्टार्ट किया है तो हमें जानना चाहिए। आइए अब आगे चलते हैं। जो हमने पांचवा और छठा सूत्र कर लिया था, आज हम सातवें सूत्र पर चर्चा करेंगे। सातवां सूत्र यह है, देखिए सूत्रों को पढ़ना बहुत जरूरी है, उसको आपका जो उच्चारण है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। संहिता पठन का अर्थ ये है कि उच्चारण अच्छा होना चाहिए, और उच्चारण अच्छा होने से क्या होता है कि आप प्रेजेंटर बनते हैं। हमारी संहिताएं हमें ये सिखाती है कि हम कैसे अच्छे प्रेजेंटर बने। तो कहते हैं दीर्घम आयु स्मृति मेधा आरोग्यम तरुणम वयः प्रभा वर्ण स्वरोदार्य देह इंद्रिय बलम परम वाक सिद्धि प्रणति कांति लभते नारसायनात् लाभो पायो ही सस्तानाम रसादीनम रसायन। ये सातवां सूत्र है, चरक संहिता चिकित्सा स्थान रसायन अध्याय पहला पाद अभयाम्ल की रसायन पाद का सातवां सूत्र आपके सामने हमने प्रस्तुत किया। अब देखिए इसके हर एक खंड को तोड़ेंगे हम, और हम समझने का प्रयास करेंगे। दीर्घम आयु, देखिए कौन नहीं चाहता है कि हमारी आयु अच्छी रहे, लंबी रहे, एवरीबडी वांट्स। हर व्यक्ति इसी के लिए तो अपनी योजना बना रहा है, चिकित्सा की योजना कर रहा है, चिकित्सक के पास जा रहा है। ठीक है, आपकी आयु भी अच्छी है। स्मृति बहुत जरूरी है। मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे कंडीशंस होती हैं जहाँ पे लोग स्मृति भ्रंश से या स्मृति क्षय से पीड़ित होते हैं, और जिन्हें आजकल मॉडर्न साइंस में अल्जाइमर्स जैसी कंडीशंस कही जाती हैं। तो स्मृति को भी सही रखना बहुत जरूरी है। तो जो स्मृति को सही रखे, मेधा 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 का अर्थ यहाँ पे इंटेलेक्ट से है, यानी कि आपका जो इंटेलेक्चुअल नॉलेज है। इंटेलेक्चुअल नॉलेज का अर्थ ये नहीं होता है कि आप उस नॉलेज को मिसयूज करें। यहाँ पर मेधा शब्द का अगर आप देखेंगे तो मेधा शब्द का अर्थ यहाँ पे इंटेलेक्ट, पॉजिटिव इंटेलेक्ट के सेंस में। देखिए इंटेलेक्ट तो टेररिस्ट भी होते हैं, उनके अंदर भी बहुत इंटेलेक्ट होता है, पर यहाँ जो मेधा का शब्द का अर्थ है कि अपनी इंटेलेक्ट का वहां प्रयोग करें जहां वो पॉजिटिवली मानवता के कल्याण में उसका प्रयोग होना चाहिए। आरोग्य, और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात कही है यहाँ पे कि व्यक्ति रोग से मुक्त रहना चाहता है। एक एक वर्ड को मैं आपको तोड़ के बता रहा हूं। आरोग्यम और तरुणम। तरुणम वयः का अर्थ ये है कि हर व्यक्ति चाहता है कि भाई बुढ़ापा ना आए मुझे, मैं लंबे समय तक जीवित रहूं। किसकी इच्छा नहीं होती है? आप अगर एक जो है मृत्यु शैया पे पड़े हुए व्यक्ति से भी आप अगर पूछेंगे तो उसकी चाह होती है कि मैं थोड़े दिन और जी जाऊं। लेकिन जीने से पहले ये जो पहली चीजें बताई है वो सब देखना जरूरी है। तो आरोग्य बहुत जरूरी है। आरोग्य के साथ साथ तरुणाई में जीना, ये यहाँ पे इसका अर्थ है। प्रभा, प्रभा जो है आपने देखा होगा कि जो हमारा शरीर की एक कांति है, एक शरीर की आभा है जिसको कहते हैं, शरीर का एक चमक है, प्रकाशवान होना, उसको कहते हैं प्रज्वलित होना। आपने देखा होगा चाहे व्यक्ति काला ही क्यों ना हो, अफ्रीकन को देखिए आप, उसके अंदर भी आप प्रभा देख सकते हैं। गोरे व्यक्ति के अंदर तो हो मिलेगी ही मिलेगी आपको, काले व्यक्ति के अंदर भी वो ग्लो, वो शाइनिंग, वो चमक वो मिल सकती है आपको। वर्ण जिसे हम प्रभा, और वर्ण का अर्थ यहाँ पर है कि व्यक्ति जो भी उसका कॉम्प्लेक्शन है वो कॉम्प्लेक्शन उसे सूट कर रहा हो, नहीं चाहे वो गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे सांवला हो। इसके अलावा कहा है स्वरोदार्य, स्वर जो बोल रहा है, वाणी जो है, जो उसकी जो आवाज है वो उदार हो, यानी कि वो ऐसी हो कि वो किसी को कष्ट ना दे। बहुत बहुत इसका ब्रिलियंट मीनिंग है। हम जब इन सूत्रों को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि इन वर्ड्स का कितना ब्रिलियंट मीनिंग है, कितना ब्रिलियंट अर्थ है। यानी वो व्यक्ति अपनी वाणी से उदार हो। यदि वाणी बहुत अच्छी है, आवाज बहुत अच्छी है, इज ए गुड स्पीकर, बट वो स्पीक कर करके जो है उदारता नहीं, वो समाज में वैमनस्यता फैला रहा है, तो फिर उसका उस वाणी का कोई पॉजिटिव सेंस नहीं है।
यानी कि अगर अगर इन सभी क्वालिटीज को लेकर के कोई व्यक्ति उसका नेगेटिव सेंस में प्रयोग कर रहा है तो फिर वो इस सूत्र में फिट नहीं बैठता है, यहाँ पे ये कहा गया है। और कहते हैं यानी कि स्वर उदार होना चाहिए, समाज के कल्याण के लिए वो स्वर प्रयोग में आना चाहिए, ये इसका अर्थ है। और आगे कहते हैं देह इंद्रिय बलम परम, यानी कि उसके शरीर की जो इंद्रियां हैं, जो हम ज्ञानेंद्रियां हैं, जो कर्म इंद्रियां हैं, वो एकदम सही काम कर रही हो, साथ साथ वो उनका जो अपना एफिशिएंसी है, बल का अर्थ यहाँ पे एफिशिएंसी के फॉर्म में है, यानी नाक है, कान है, आंख है, जो भी इंद्रियां हमारी है, ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, ये एफिशिएंट वे में काम कर रही हो। आगे कहते हैं अगर ऐसी सब चीजें हैं तो इसके अलावा क्या चीजें हैं, तो कहते हैं वाक सिद्धि, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाक सिद्धि का अर्थ ये है कि ऐसे लोग जो इन सभी गुणों को से युक्त होते हैं, प्रायः ऐसा देखा जाता है कि वो जो बोलते हैं वो फालतू की बात नहीं करते, वो जो बोलते हैं वो सोच समझ के नाप तोल के बोलते हैं, और जो बोली हुई बात है वो सिद्धि यानी कि वो सिद्ध होती है, ये इसका अर्थ है वाक सिद्धि। वाक सिद्धि का अर्थ ये है। प्रणति, प्रणति का अर्थ ये है कि व्यक्ति में नम्रता होनी चाहिए, यानी ज्ञान जितना बढ़ता है, कितना बढ़िया सूत्र है, हम एक एक सूत्र पर चर्चा करेंगे, तो जब अब इसका क्लिनिकल पार्ट आएगा तो फिर हम डिस्कस भी करेंगे उस पर, और फिर वहां पे आपको, लेकिन ज्यादा हम उस अपने सूत्र से डेविएट नहीं होंगे, क्योंकि जो है नॉलेज तो बहुत बड़ा है, तो हमें अपने सूत्र पर चर्चा करते हुए सूत्र को समझना है। ये जो हमारा जो सेशन है ये उनके लिए भी फायदेमंद है जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए भी फायदेमंद होगा जो अपनी हायर एजुकेशन के लिए प्रिपरेशन करते हैं, और उनके लिए भी फायदेमंद होगा जो चिकित्सक हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से विक्षिप्त हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं। जो हमारी संहिताएं हैं वो उनके मन में एक पॉजिटिव थॉट्स लेके आता है, तो हम प्रातः काल इसको करते हैं इसीलिए। और आगे कहते हैं कि वाक सिद्धि प्रणति, प्रणति का अर्थ है विनम्रता, जो विनम्रता लाए। कांति, कांति का अर्थ यहाँ पे शरीर में सुंदरता लाए, नहीं, व्यक्ति की शारीरिक सुंदरता का अर्थ यहाँ केवल फिजिकल अपीयरेंस से नहीं है, वो इंटरनल जो ब्यूटी है उससे भी इसका अर्थ है। तो सुंदरता लाए, इन सभी गुणों को जो आपके अंदर लाए, जो उसे उसे क्या कहा गया है, रसायन कहा गया है। तो निश्चित रूप से अगर इसको इलैबोरेट करें तो इसका अर्थ ये है कि भाई निश्चित है, मैंने बताया था कि जो धातुएं हमारी रसादी धातुएं हैं वो एकदम अच्छी तरह से इनका निर्माण होता रहे, नहीं स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। और साथ साथ जो शरीर में, इसके अलावा सारंगधर कहते हैं कि ऐसे 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 ऐसी औषधियां जो हमारे बुढ़ापे को और रोग को दूर करे। सारंगधर ने इस पर इसी पे टिप्पणी करते हुए लिखा है कि वो रसायन है। तो यहाँ पे जरा शब्द का आया है, जरा शब्द जैसे आप पढ़े पूरा तो एक जरा शब्द का बड़ा चर्चा होती है, जरा क्या है, तो जरा को स्वाभाविक रूप से आप देखें तो ये वृद्धावस्था से इसको लिया गया है, यानी हमारे शरीर में डीजेनरेशन। अब डीजेनरेशन का बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन अगर आप देखें तो कई ऐसी रोग हैं जिनमें व्यक्ति अर्ली एज में ही डीजेनरेटेड डिसऑर्डर्स का शिकार हो जाता है। आप देखेंगे कॉमनली कि आजकल जो है वो कुछ डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स जो जॉइंट से रिलेटेड है, जो हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम से रिलेटेड है, वो बहुत अर्ली एज में हो जा रही है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि जरा का अर्थ वो व्यक्ति 90 साल में जरा में जाएगा, हो सकता है वो 30 साल में, 35 साल में, 40 साल में ही वो जरा जनित रोगों से ग्रसित हो जाए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए भी जो ये रसायन है, ये रसायन उसके लिए भी बेनिफिट है, यहाँ पे कहा है। तो ये हमने आज एक सूत्र पढ़ा, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। अगर आप चाहें तो चरक संहिता अगर आपके पास है, मैंने पिछले भी लेक्चर में कहा था कि आप उसे जरूर रखें अपने सामने, और हम चक्रपाणी टीका भी आपको कहेंगे कि आप रखें अपने पास। और अभी हम फिलहाल इसको रविवार को इस सेशन को चला रहे हैं, तो धीरे धीरे फिर इसको हम सप्ताह में 2 दिन भी करेंगे, और ये सेशन बिल्कुल फ्री रहेगा, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। ये यूट्यूब पे भी है और ये बाद में फेसबुक पेज पे भी जाएगा। तो यहाँ पे आपको फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अगर आप पढ़ना चाहें कोई और तो आप पढ़ सकते हैं, हैंड रेज कर दीजिएगा, मैं अगर आपके पास, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका जो प्रोनाउंसिएशन है सूत्र को पढ़ने का वो अच्छा हो। ये हमने पहले भी इस प्रकार से चरक की संहिता पठन की कक्षा 6 से सुबह 7 बजे तक करते थे, फिर 7 से 8 करते थे, भी कुछ कारणों से उसको भी हमने नहीं कर पाए, लेकिन अब हमने स्टार्ट किया है फिर से। कोई पढ़ना चाहे, अगर किसी के पास चरक संहिता है तो वो निश्चित रूप से वो कह सकते हैं।
और वो पढ़ सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं इसको, और फिर इस पे अपनी कुछ मंतव्य रखना चाहें तो रख सकते हैं हैंड रेज करके। लेकिन आपके पास चरक संहिता चिकित्सा स्थान खुले होनी चाहिए जब भी आप ये सेशन ज्वाइन करें। मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ कि आप जो है चरक संहिता सामने जरूर रखें। ये हमारे लिए गीता है, ये हमारा जो ऐसा ग्रंथ है हर आयुर्वेदिक चिकित्सक के लिए, ये एक प्रकार से नित्य पठनीय और इसको नित्य, इसको जो है वंदनीय हम कहते हैं, वंदन और पठनीय दोनों ही प्रकार का ये हमारा ग्रंथ है। तो इसे हम अवश्य अपने समक्ष रखें। तो ये हमने आज 7वां सूत्र आपको पढ़ा। सर अध्याय कौन सा? पहला अध्याय, हरीश बत्रा जी, पहला अध्याय चिकित्सा स्थान। शुरुआत की हमने, एक लेक्चर हुआ है इससे पहले जो मैं इसके बीच में कहीं चला गया था, मुझे कहीं कोई प्रोग्राम देना था, तो एक लेक्चर इसका अभी हुआ है, उसका मैं रिकॉर्डिंग्स आपको शेयर कर चुका हूं मैं व्हाट्सएप ग्रुप में, और आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। वो पहला जो अध्याय है चिकित्सा स्थान का, अभयामलकीय रसायनपात। ठीक है, तो अब हम चलिए आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस सूत्र को पूरा एक एक वर्ड बाय वर्ड हम उसको तोड़ेंगे और वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे और वर्ड बाय वर्ड उसके अर्थों को समझने का प्रयास करेंगे। अब हम चलते हैं अगला सूत्र, जो 9वां सूत्र है, उस पर चर्चा करते हैं। बिल्कुल, अपत्य संतान करम यत्यम सद्य सह प्रहर्षणम। देखिए कितना बढ़िया, आप अगर सूत्र को पढ़े तोड़ के ना तो बड़ा मजा आता है, आनंद आता है, आपको स्वयं उसके अर्थ समझ में आते हैं। कहते हैं अपत्य संतान करम यत्यम सद्य संप्रहर्षण। अपत्य का अर्थ यहाँ पे जो है वो रिप्रोडक्शन से है। अपत्य का अर्थ जो है रिप्रोडक्टिव क्वालिटीज। अपत्य संतान करम, तो रिप्रोडक्टिव क्वालिटीज का एम क्या है? देखिए बहुत हमारे जो सूत्र हैं वो इतने बढ़िया हैं, अगर आप उनको समझेंगे तो एकदम से सब कुछ समझ में आता है। क्या है उसका उद्देश्य? ये है कि संतान की उत्पत्ति करना, यानी कि रिप्रोडक्टिव क्वालिटीज अगर हमें ईश्वर ने दी है तो उसका एक एम है, उसका एम है संतान की उत्पत्ति करना। आगे कहते हैं यत् सद्यः संप्रहर्षणम। क्यों भाई? इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप किसी फोर्सफुली आप ये काम करें। बड़ा अच्छा अर्थ है इसका, समझिएगा इसको। कहते यत् सद्यः संप्रहर्षणम, यदि संतान की उत्पत्ति की योजना बना करके रिप्रोडक्शन का काम किया जा रहा है और वो किसी फोर्स से नहीं है, यानी कि वो खुशी से हो रहा है, तो आगे कहते हैं उसके लिए जो आपने अपने, भाई ये क्वालिटीज मेंटेन रहनी चाहिए, ये क्वालिटीज डेवलप रहनी चाहिए। तो इसके लिए जो भी आप उपाय करते हैं, आइदर इट इज अ भेषज, अगर आप भेषज उपाय करते हैं, औषधियों का उपाय करते हैं, तो कहते हैं कि वाजी वाति बलो एनम यात प्रतिहत स्त्रिय। यहाँ पे अर्थ ये है कि व्यक्ति की जो रिप्रोडक्शन की क्वालिटी है, वो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि रिप्रोडक्टिव क्वालिटीज जो हैं वो, आप अगर रिप्रोडक्टिव क्वालिटीज की बात करें तो यहाँ पे हॉर्स को, जो आप देखिए एनर्जी से रिलेटेड है, अगर आप देखें तो एनर्जी का जो पैरामीटर है वो हॉर्स पावर के रूप में आज भी बोला जाता है। तो उस प्रकार से वो व्यक्ति अपने रिप्रोडक्टिव पावर में उस प्रकार से वो सक्षम हो, और उसका भी पॉजिटिव सेंस है। क्यों? क्योंकि किसी फोर्स में नहीं, वो बिल्कुल एक प्रकार से प्रसन्न होकर के, योजना बना करके, संतान की उत्पत्ति का लक्ष्य बनाकर यदि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, और उसके लिए जो भेषज दिया जा रहा है, जो औषध दी जा रही है, उसे वाजीकरण कहते हैं। भगवत अति प्रिय स्त्रीणाम ये नोपचीयते। कहते हैं कि निश्चित रूप से ये रिप्रोडक्टिव क्वालिटीज डेफिनेटली बॉडी की डिमांड होती है। तो ये डिमांड दोनों ही सेक्स के लिए हो सकती है, दोनों ही लिंगों के लिए हो सकती है। यहाँ पर कहा गया है कि इसका जो उद्देश्य है, कहते हैं कि प्रिय स्त्रीणाम, स्त्रियों को भी प्रिय, दबाव करके नहीं, यानी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सेंस है, रेप इज नॉट जस्टिफाइबल यहाँ पे कहा गया है, यानी कि उसमें व्यक्ति का जो है जुड़ाव किसी उद्देश्य की प्राप्ति के उद्देश्य होना चाहिए। और कहते हैं जीर्य तो अप्यक्षयम शुक्रम फलवद्देन दृश्यते। कितना बढ़िया सूत्र है। अगर हम इसको आज जितने भी इस प्रकार की डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, आप देखेंगे आपको बच्चे सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित मिल रहे हैं, कंजेनाइटल एनोमलीज से पीड़ित मिल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे डिजीज आजकल समाज में कॉमन है जिनमें की जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो रहे हैं बच्चों में।
कारण क्या है उसका? कारण ये है कि जो अगली पहली लाइन है, अपत्य संतान करम यत सद्य संप्रहर्षणम, क्योंकि व्यक्ति स्ट्रेस में है, उसकी बहुत जो है लॉन्ग एज में, काफी लंबे समय में वो सेटल होता है, लंबे समय में उसकी विवाह होता है, और विवाह के बाद फिर बाद में जब अपने आप को स्टेबल करता है तो फिर ये योजना बनाता है। कई बार इसमें जो है बहुत डिले हो जाता है, और कई बार आज इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो एस्पेक्ट है, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में आप अगर देखेंगे, जो हमारे आज जो मेट्रो सिटीज हैं वहाँ जो है मेल और फीमेल दोनों में ही एडिक्शंस के बहुत सारे, इसमें स्ट्रेस के कारण स्ट्रेस रिमूवल के को करने के लिए लोग स्मोक करते हैं, फीमेल स्मोक करती हैं, लिकर्स लेती हैं। उन सब का प्रभाव कि न कहीं से भले ही वो तनाव कम में हो रहा हो, लेकिन आगे वो जो कहते हैं कि उससे जिर्यतो अप्यक्षयम शुक्रम फलवदेन दृश्यते, इसका अपोजिट सेंस में आप ले लें तो उससे जो शुक्र है, शुक्र का अर्थ यहाँ जो है दोनों ही सेंस में आया है, यहाँ पे शुक्र धातु के सेंस में आया है, तो ये जो है उनमें समय से पूर्व ही वो उसका एक प्रकार समझ लीजिए कि वो वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो ऐसी औषधियां जो जीरियत और क्षय को शुक्र के रोके, और फलवदेन दृश्यते, जिससे कि व्यक्ति का जो फल है, रिजल्ट है, जो रिप्रोडक्शन का जो रिजल्ट है, वो आपको बहुत अच्छा आए, यानी संतान की उत्तम उत्पत्ति हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपने सूत्रों को ध्यान दें और हम इसको समाज में इसको प्रचारित करें, तो इससे जो आज के समय में बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है वो बिल्कुल रुक सकती है। आप देखेंगे कि जो है कंजेनाइटल डायबिटीज के पेशेंट उत्पन्न हो रहे हैं, जो जो कहीं ना कहीं बच्चा ही वही फल जो है बड़ा होता है, और फिर बाद में वही डिजेनरेटिव अर्ली डिजेनरेशन का शिकार हो जाता है। आप देखेंगे ऐसा। तो इन सब चीजों से हम रोक सकते हैं। इसलिए इसका अर्थ ये है कि समय पर, योजना के साथ साथ, तनाव मुक्त होकर, प्रसन्न चित्त होकर, और साथ में ऐसी औषधियां जो इन चीजों के लिए प्रमोट करे, उस जिससे उत्तम फल की प्राप्ति हो, यानी उत्तम संतान की प्राप्ति हो, वैसी औषधियां, वैसी योजना क्या कहलाती है? वो कहलाती है वाजीकरण। तो अपत्य संतान करम यत्यम सद्य संप्रहरणम वाजी वाति बलो एनम यात अप्रत्यह स्त्रिय भवत्य अति प्रिय स्त्रीणाम येन येनोपचीयते जीर्यतो अपक्षयम शुक्रम फलवदेन दृश्यते। आगे कहते हैं, देखिए इसके आगे जो तीसरी लाइन है, तो लाइन तो हमने एक्सप्लेन कर ली। प्रभूत साखः साखीव येन चेत्यो यथा महान। अब ये देखिए, उस समय के हिसाब से जो चरक संहिता या जो आत्रे पुनर्वसु और अग्निवेश की जो चर्चा हो रही है, वो उस समय के हिसाब से है। हम इसको आज के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करेंगे। उस जमाने में आप देखें तो पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम थी। आप अगर 100 साल पीछे चले जाएं तो हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत कम थी। तो समाज में जो पॉपुलेशन अपनी संतति को बढ़ाना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट था। तो जब किसी ग्रामीण क्षेत्र में लोग निवास करते थे, तो भाई निश्चित रूप से एक उसको, अगर व्यक्ति को एक वृक्ष की संज्ञा दी जाए तो उस वृक्ष के को ज्यादा जो है रिस्पेक्ट दी जाती थी, जो शाखाओं से, हरा भरे फलों से लदा हुआ होता था। तो समाज में भी यही परंपरा थी। कहते हैं कि प्रभूत शाखा साखी ये न चेत्यो यथामा, यानी जिसकी बहुत सारी शाखाएं हैं। तो आपने देखा होगा कि प्राचीन काल में जो है वो कौरव कितने बड़े संख्या में थे, पांडव 5 थे। तो इस तरह से आप किसी भी रिलीजन में देखें तो संतति, अब अभी भी पुराने जमाने के जो लोग हैं वहाँ 7-7 8-8 भाई बहन होते हैं, 9-9 भाई बहन थे। ऐसा आप अपने 2-3 जनरेशन पीछे जाएंगे तो संख्या भाई बहनों की काफी हुआ करती थी, जो आज लिमिटेड हो गई है। तो उस वक्त के हिसाब से ये है कि वो व्यक्ति जो प्रभूत शाख है, जिसकी शाखाएं बहुत मतलब एक्सपेंडेड हैं, निश्चित रूप से उसे रिस्पेक्टफुल माना जाता था समाज में। और यहाँ कहा गया है भवत्य वर्चो बहुमत प्रजानाम सुबहु प्रवदन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें क्या कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसने बहुत सारी संतति उत्पन्न तो कर ली, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए? सुबहु प्रजा। वो ऐसा नहीं है कि आपने 10 संतति उत्पन्न करी और एक बन गया उसमें से टेररिस्ट, एक बन गया डकैत, एक बन गया चोर। यानी आप उस वक्त आपने अगर अधिक संतति उत्पन्न करी तभी आप श्रेष्ठ हैं, जब आपकी वो संतति जो है उत्तम है, उत्तम गुणों से युक्त है। तो यहाँ पे प्रजा शब्द जो लाया गया है, वो प्रजा का अर्थ बहुत संतान के शब्द में है, क्योंकि अगर हर व्यक्ति अगर एक प्रकार से अपने लिए तो राजा ही है,
तो उसकी जो संतति है यानी उसका ख्याल रखना जिसको होता है वो प्रजा है, इसीलिए यहाँ पे प्रजा शब्द का उल्लेख आया है। तो बहुमत है प्रजा नाम सुबहु प्रजा, नहीं, ये बात यहाँ पे गई। आगे कहते हैं लास्ट जो रेफरेंस है, लास्ट सूत्र है, संतान मूलन ये नेह प्रत्य चा अन्यत्य मश्रुते यश श्रेय बलम पुष्टि वाजीकरण में वतत। कहते हैं कि जो संतान उत्पन्न हुई है, संतान जो मूल है, वो कहते हैं वो क्या है, वो कहते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए वो अनंत सुख भोगने का मूल है। अब इसको हम बड़े उस कॉन्टेक्स्ट में लें तो व्यक्ति जरा अवस्था में जाता है, जरा अवस्था में हर व्यक्ति जाता है, मैं किसी को वृद्धावस्था 60 साल में आ जाएगी, किसी को 70 साल में आ जाएगी, इंद्रियां कमजोर हो जाएंगी, तो उसका जो मूल है वो कौन है, वो संतान है। तो व्यक्ति का ख्याल रखे, यानी ऐसी संतति जो है जिसकी अच्छी संतति होगी, तो उसका जो है वृद्धावस्था में भी उसका ख्याल, जो उसके मूल हैं, यानी कि उसके मूल का अर्थ यहाँ पे कि उस संतति की भी संतति, यानी कि नाती पोते ये सब जो है वो अपने वरिष्ठ बुजुर्ग का ख्याल रखेंगे, कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो अनंत सुख को प्राप्त करता है। यहाँ अनंत सुख का अर्थ ये है कि जो वृद्धावस्था में भी उसके संतान उसका ख्याल रखते हैं, उसकी जो संतति जो है, संतति की संतति जो है वो उसका ख्याल रखती है, तो उसी को अनंत सुख के रूप में यहाँ कहा गया है। और कहते हैं कि ऐसा ये सब जो आपने पढ़ा कहानी, उसके लिए जो औषधियां ली जाती हैं, उसके लिए जो ड्रग्स दिया जाता है, वही ड्रग्स क्या है, वही दवा जो है, वही भेषज जो है वो वाजीकरण है। और कहते हैं कि इससे क्या होता है, तो कहते हैं आगे देखिए रेफरेंस, यश श्रेयम, व्यक्ति का यश बढ़ता है। नहीं, यश कैसे बढ़ता है, संतति अगर अच्छी है, आपकी संतति आईएएस बन गई, तो आपके उस संतति के साथ में उसके पिता का नाम आता है, तो यश फैलता है। नहीं, कहते हैं यश श्रेय, श्रेयम, श्रेयम का अर्थ यहाँ पे है कि श्री जो है वो लक्ष्मी के रूप में आई है, तो निश्चित रूप से संतति जो है वो अच्छा अर्न करेगी तो लक्ष्मी भी घर में आएगी, तो लक्ष्मी भी आएगी। बल, बल का अर्थ यहाँ पे है कि अगर जिसके साथ में, जिसके परिवार में उत्तम संतति है, निश्चित रूप से उस जमाने के हिसाब से वो परिवार बलशाली होता था, कोई भी उस पे जो है वो नगर जो है टेढ़ी नजर से देख नहीं पाता था। इस सेंस में बल का प्रयोग यहाँ आया है। और इस प्रकार से पोषण जो है उस समाज का, उस परिवार का उत्तम होता है। और ऐसी इन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए जो औषधियां, जो भेषज प्रयोग में आती है, वो वाजीकरण कहलाई है। तो हमने आज आपको आज 2 सूत्रों को इलेबोरेट किया। पहला सूत्र फिर से मैं रिपीट करता हूँ, 7वां, दीर्घम आयु स्मृति मेधा आरोग्यम तरुणम वय प्रभा वर्ण शरोदार्य देह इंद्रिय बलम परम वाक सिद्धि प्रणति कांति लभते ना रसायनात् लाभो पायो ही सस्ताराम रसादीनम रसायनम। कितना बढ़िया सूत्र है, मैंने इसका एक एक वर्ड आपको एक्सप्लेन किया। और जो नेक्स्ट जो हमने जो इसका 9वां 10वां 11वां और 12वां सूत्र है वो हमने रिपीट किया। अपत्य संतान करम यत्यम सद्य संप्रहर्षणम वाजी वाति बलो येन यात अप्रतिहत स्त्रिय भवत्य अति प्रिय स्त्रीणाम येन येनोपचीयते जीर्यतु अप्यक्षयम शुक्रम फलवद्देन दृश्यते। आगे प्रभूत साखः साखीवं येन चेत्यो यथा महान भवत्य वर्चो बहुमतः प्रजानाम सुबहु प्रजा संतान मूलम येनेह प्रेत्य चा श्रुते यश श्रेयम बलम पुष्टि वाजीकरणमेव तत्। तो आज हमने आपको ये 2 ये 4 और एक 5 सूत्र हमने आज एक्सप्लेन किए, इनको समझाने का प्रयास किया। यदि आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, यदि आप इसमें कुछ कमेंट्री ऐड करना चाहते हैं पॉजिटिव, तो आप ऐड कर सकते हैं। मैंने वैसे तो सारा एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर देखिए क्या है कि आजकल थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करूँ इसको, तो वंश जो है हमारी जो कहते हैं प्रीडिग्री चार्ट, जिसको हम वंश कहते हैं, तो वंश जो है आप देखेंगे बहुत सारे आनुवंशिक रोग हो रहे हैं आजकल। बहुत, ये बात ठीक है, हम ये कहते हैं कि उस समय समाज में बहु संतान को पैदा करने वाले को उत्तम माना जाता था, लेकिन मैं यहाँ पे उत्तम संतति का अर्थ जो है ये वैसा वंश। अब किसी वंश में मान लीजिए कि आप कोई व्यक्ति जो है आनुवंशिक रोग से पीड़ित संतति को जन्म देता है। मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहाँ पे कि इस प्रकार की संतति जो है वो जीवन पर्यंत माता पिता के लिए एक प्रकार से बोझ होते हैं। माता पिता उनको जो है वो उनके केयर में पूरी अपनी जवानी लगा देते हैं, अपने बुढ़ापा लगा देते हैं, और ऐसी संतति आगे
फिर भी बहुत रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते। तो यहाँ पे उससे क्या क्या प्राप्त होगा, क्या ऐसे परिवार में, ऐसे ऐसे परिवार में क्या यश कीर्ति आदि की वृद्धि होगी? नहीं होगी। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो दो लाइन ऊपर की जो कही गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए यहाँ पर हमको ये समझना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे लोग आजकल मॉडर्न कंडीशंस में, मॉडर्न जो आजकल साइकोलॉजिकल कंडीशंस है, स्ट्रेस है और लेट मैरिज है, और मैं बहुत सारी मैरिज सक्सेसफुल नहीं हो पा रही हैं आजकल। उसके पीछे बहुत सारे जो कारण हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, ऐसी चीजें हैं। तो इम्पोर्टेंसी का एक कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको दूर करने के लिए ये जो औषधियां प्रयुक्त होती है वो बाजीकरण है। इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्र का जो हमारा जो प्राइमरी गोल क्या है वो फैमिली प्लानिंग है। तो लिमिटेड लिमिटेड संतति विद गुड क्वालिटीज, हम ये कह सकते हैं। संतति एक हो लेकिन क्वालिटीज गुड हो, तो ऐसी संतति को पैदा करने के। यहाँ बहु प्रजा शब्द का अर्थ ये ना समझे कि आज के समय में बहु प्रजा करना है। आज के समय में सुप्रजा कह सकते हैं हम। सुप्रजा यानी अच्छी संतति, इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं। अच्छी संतति को बहु शब्द हटा दीजिए आज के कॉन्टेक्स्ट में, सुप्रजा। तो सुप्रजा के लिए आजकल गर्भ आप देख रहे हैं कि जो है संस्कार होते हैं आजकल, नहीं जो गर्भावस्था में ही संस्कार किए जाते हैं आजकल। बहुत सारे इस पे लेक्चर्स हो रहे हैं। सुप्रजा को बड़ा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। तो सुप्रजा जो है वो जरूरी है। और आप देखेंगे कि भारतवर्ष आज के समय में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भारत की है इस समय में। कहीं ना कहीं हम चाइना को भी हमने आगे छोड़ दिया है, लेकिन इसका कोई नुकसान नहीं है। जितनी ज्यादा प्रजा है वो क्या, और वो फैल रही है। वो अमेरिका में देखिए, वो दुनिया के बड़े बड़े देशों में बड़ी बड़ी कंपनीज के मल्टीनेशनल, क्योंकि सुप्रजा है ना वो। क्योंकि सुप्रजा हमारे यहाँ पहले से ही जब विवाह करते थे तो हम देखते थे कि एक गोत्र में व्याधि विवाह ना हो, जो है जो दूर के सब बहुत सारी चीजें मिलाई जाती थी, कारण था इसका। इसलिए हमारे यहाँ ऑलरेडी हमारे संस्कारों में ये कॉन्सेप्ट रहा है। इसलिए सुप्रजा इंपॉर्टेंट है। इसलिए देखिए कि जनसंख्या कितनी भी बढ़ जाए, जनसंख्या बढ़ेगी तो दुनिया के दूसरे देशों में हमारी प्रजा जाएगी, और वो वहां जाकर के वो कैप्चर कर लेंगे बड़ी बड़ी कंपनीज को। आप देखें आज भारत की मूल के लोग बहुत सारे देशों में जो है एडमिनिस्ट्रेशन में हैं। आप देखें तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के रूप में हैं। तो ये सुप्रजा का ही कमाल है। तो बहुप्रजा मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा जो है वो समस्या नहीं है। इसलिए हम इसको ये ना कहें कि हमारी पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है तो उससे कोई नुकसान हो रहा है। अगर वो अच्छी प्रजा है तो वो अपना रास्ता खुद तय करेगी, और दुनिया भर के देशों में जा करके वो एक अच्छे स्किल्ड पर्सन के रूप में, और वो वहां पर अपना छाप छोड़ेगी। और एक प्रकार से कहते हैं ना, जो विश्व गुरु बनने की बात कहते हैं, तो जब हम इस प्रकार से सारे जगह, सारे देशों में, सारे कंट्रीज में हमारे लोग सीईओ के पोस्ट पे होंगे बड़ी बड़ी कंपनीज में, तो वो तो वैसे ही विश्व गुरु हो गया। तो ये मैंने आपको आज ये सूत्र कंप्लीट किए। आगे जो है नेक्स्ट हम संडे को फिर आगे इस पे चर्चा करेंगे। जो अगला सूत्र है, अगला सूत्र हमारा इसके आगे रहेगा। आपको कुछ बताना हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, और आप इस पे कोई जो हमने आज सूत्र पे बात की है उस पे आपकी कोई भी आप अपनी कमेंट्री देना चाहें तो आप दे सकते हैं। यहाँ पे काफी लोगों ने ज्वाइन किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आधे घंटे से ज्यादा नहीं रखेंगे हम इस सेशन को, और बहुत ज्यादा जो एक्सप्लोर, बहुत ज्यादा हम इसमें जल्दी जल्दी में कोई सूत्र हम नहीं पढ़ेंगे, बहुत आसानी से पढ़ेंगे। तो अगला आप जो है अगली बार, अगली रविवार को निश्चित रूप से आप जो है चरक संहिता चिकित्सा स्थान आप अपने पास खोल के रखिए। और जो अगला हमारा जो इसका सूत्र रहेगा वो इसके आगे का सूत्र रहेगा, निश्चित रूप से हम उस पर चर्चा करेंगे। और वो सूत्र होगा, आप पढ़ के आ सकते हैं, वो सूत्र होगा 13वां सूत्र होगा। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको प्रणाम, आप सबका दिन शुभ हो, नमस्कार। किसी ने कोई सवाल किया है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। ये सत्र की मीटिंग आईडी और पासवर्ड यही रहेगी। इससे आप छूट जाए तो भी आप फेसबुक पे और यूट्यूब पे देख सकते हैं। धन्यवाद।